समय की बात है। एक भोपापुर नाम के गांव में हरिहर अपने परिवार के साथ रहता था। हरिहर को बचपन से ही नाच गाने का शौक था, इसलिए अक्सर गांव में होने वाले उत्सव में वो लहंगा चोली पहनकर गांव वालों का मनोरंजन कर दिया करता था। कोई भी काम न करने के कारण घर में पैसे की काफी कमी थी। बाप दादाओं के छोड़े हुए छोटे से खेत से उसका परिवार चलता था। उनकी एक खूबसूरत बेटी थी, तितली। अपनी मूर्खता के कारण 36 वर्ष की हो जाने के बाद भी उसकी शादी नहीं हुई थी। सभी उनकी बेसिर पैर की बातों पर हंसते तो थे, लेकिन उनके परिवार के साथ रिश्ता कोई करना नहीं चाहता था। एक बार हरिराम के पास अपने दोस्त रमेश की बेटी की शादी का न्योता आया। किसी तरह से उधार लेकर हरिहर रमेश के घर पहुंचा। तो उसने देखा रमेश बुरी तरह से रो रहा था। पूछने पर रमेश बोला, अरे हरिहर, गजब हो गया भैया। मेरा दामाद कहता है बिना नाच देखे वो बारात न लाएगा। बारात गांव के बाहर रुकी है। मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा भैया। इस समय नचनिया कहाँ से लाओ, बताओ। अरे बात तो परेशानी की है, पर डरता क्यों है रे? मेरे होते हुए बारात जरूर आएगी। तू लड़की के कपड़ों का इंतजाम कर, नचनिया आ जाएगी। बस कहाँ से आई ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। हाँ। रमेश ने हरिहर के पैर पकड़ लिए और बोला, भाई, जैसे तुम मेरी इज्जत बचा रहे हो, मैं भी तुम्हारी इज्जत बचाऊंगा और तुम्हारी बेटी की बढ़िया शादी करवाऊंगा। हाँ भैया। हरिहर औरतों के कपड़ों में नाचता हुआ बारात में पहुंच गया। सबको उसका नाच बहुत पसंद आया। सब लोग उसके बारे में रमेश से पूछने लगे। तो ये घूंघट वाली छम्मो है। इसका अता पता किसी को नहीं मालूम। ये जो है, ये तो हाँ, ये खुद ही आ गई शादी में, खुद ही है। हाँ, लेकिन रमेश, इसका नाच तो जो है बड़ा गजब का है भैया। हम चाहते हैं कि हमारे बेटे के ब्याह में भी यही बारात की अगवानी अपने नाच से करे। रमेश मुखिया जी की बात सुनकर डर गया, लेकिन सामने ही उसका दामाद बैठा था, इसलिए बोला, अरे अब मैं क्या कहूँ। अच्छा यही है कि आप खुद ही छम्मो से बात कर लीजिए। ठीक है। सुनिए छम्मो जी, आप तो जो है बड़ा ही कमाल का नाचती हैं। अगले महीने मेरे बेटे का ब्याह है, तो ब्याह में आप आने की तैयारी रखना। ये 10,000 रुपए एडवांस रखिए। हाँ, और पता तो बताइए अपना। देखो जी, मेरा नाम घूंघट वाली चम्मो है। हाँ, नाच जितना चाहो देख लो, पर अजनबियों के लिए ये घूंघट ना हट सकता है और ना ही पता मिल सकता है। समझ गए ना? रमेश को हम सब बता देंगे। हाँ। इसी तरह बहुत से लोगों ने अपने अपने बेटों की शादी में छम्मो बने हरिहर की बुकिंग कर ली। फतेहाल हरिहर की जेबें पैसों से भर गई। वाह रे प्रभु, रात दिन मेहनत करी तो किसी ने कुछ ना पूछा। आज औरत बनकर नाचा तो जेबें भर गई। अब तो मैं ये धंधो ना छोड़ूंगा। हाँ, लेकिन भला जब तक मैं लोगों को अपना पता बताऊंगा नहीं, तो ये मेरे पास आएंगे कैसे? मुझे रमेश की मदद लेनी पड़ेगी। रमेश भाई, तुम तो मेरे घर की हालत जानते ही हो ना। दाने दाने को मोहताज हैं हम लोग, लेकिन इस नाच गाने से मेरी जेब भर गई है।
किसी भी गांव में शादी में अगर नचनिया की जरूरत हो तो तुम बुकिंग कर देना। मैं पूरे पैसे का 20% तुमको भी दूंगा है। पैसे किसको बुरे लगते हैं? रमेश ने झट से हाँ कर दी। धीरे धीरे छम्मो नचनिया की धूम मच गई। अब हरिहर नए नए गानों पर नाच की प्रैक्टिस करने गांव के बाहर बने टूटे मकान में जाने लगा। मकान के पास ही एक छोटा सा गेस्ट हाउस बना था जिसमें एक लड़का रहता था। वो रोज हरिहर को लड़की के रूप में नाचता गाता देखता। उसे हरिहर का नाच बहुत पसंद आया और वो उससे शादी करने के बारे में सोचने लगा। वो हरिहर के पास गया और बोला, सुनिए जी, मुझे ना आप बहुत पसंद हैं। आपका नाच तो बहुत ही बढ़िया है। वो क्या है ना कि वो मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ जी। लड़के की बात सुनकर हरिहर बुरी तरह से घबरा गया और वहाँ से सर पर पैर रखकर भाग चला। लड़का पीछा करते करते उनके घर तक पहुँच गया और एक दिन सुबह जब हरिहर घर पर नहीं था, लड़के ने दरवाजा खटखटा दिया। जी, मैंने ना आपकी बेटी को देखा है जी। मैं लड़की के साथ शादी का रिश्ता लेकर आया हूँ। ये सुनते ही तितली की माँ बहुत ही खुश हो गई। और उन्होंने उस आदमी को घर की छत पर बने कमरे में बैठने के लिए कहा और फिर खुद नीचे जाकर अपनी बेटी से बोली, अरे तितली, ऐन वक्त पर तेरे पिता न जाने कहाँ चले गए। खैर तू डर मत बेटी, और एक गिलास में शरबत बनाकर जो ऊपर बैठे हैं ना, उन्हें इज्जत से शरबत दे दे। और अगर वो आदमी कोई प्रश्न पूछे उसका अच्छी तरह से जवाब देना। हाँ, तू डरती क्यों है माँ? मैं सब संभाल लूंगी, समझी? इस बार चोटी में फूल लगाए हैं, देख तो। तितली ऊपर पहुंची और लड़के को शरबत देते हुए बोली, लीजिए शरबत पीजिए। तितली का चेहरा देख लड़का लट्टू हो गया और बोला, देखो, मुझे तुम बहुत पसंद हो। मुझे ना तुम्हारा नाच गाना ना बहुत अच्छा लगता है। क्या तुम मुझे एक बार अपना नाच दिखा सकती हो? लड़के की बात सुनकर तितली बोली, हाय भैया, हमें शर्म लग रही है जी। और नीचे भाग जाती है। बहुत देर हो जाने के बाद भी जब तितली वापस नहीं आई तो उसकी माँ को बहुत चिंता हुई और वो अपनी बेटी को देखने गई। उसने देखा उसकी बेटी सीढ़ियों पर रखकर बैठी हुई है। उसकी माँ बोली, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो बैठी हुई? सब ठीक तो है ना? कहीं दामाद साहब ने कुछ गलत तो नहीं किया? नहीं माँ, मेरे मन में ख्याल आ गया है। माँ, मैं बड़ी दुखी हूँ। मैं सोच रही हूँ जब मेरी शादी उस आदमी से हो जाएगी तो मैं अपने पहले बच्चे का नाम क्या रखूंगी, क्योंकि जो जो नाम मुझे पसंद है वो पहले से ही सब लोगों ने अपने बच्चों के रख लिए हैं। उसकी माँ बोली, बेटी तू परेशान ना हो, मैं इसके बारे में जरूर कुछ करूंगी और बच्चों के लिए कोई नए नाम ढूंढ लूंगी। तुम पहले उससे मिल तो लो। उधर जब हरिहर घर पहुंचा तो उसकी पत्नी और बेटी को बहुत देर तक न देख हरिहर ने सोचा, मैं ही देख कर आता हूँ, न जाने मेरी बेटी और पत्नी कहाँ पर है। तो उसने देखा वो दोनों सीढ़ियों पर बैठे हैं। अरे, पूरा घर छान मारा और पूरे घर को छोड़कर तुम दोनों यहाँ क्यों बैठी हो? हरिहर की बीवी बोली, मैं यहाँ बैठकर ये सोच रही हूँ कि जब मेरी बेटी की शादी हो जाएगी तो वो लोग अपने बच्चों के क्या नाम रखेंगे, क्योंकि जो जो नाम मेरी बेटी को पसंद है वो नाम तो पहले से ही सब लोगों ने रख लिए हैं। अरे हाँ, ये तो सच में एक बड़ी समस्या है। बैठकर बच्चों के नाम सोचने लगा।
तभी वो लड़का इंतजार करते करते घबराकर नीचे आ गया और जब उसे सारी बात पता चली तो उसने कहा, मुझे लगता है कि आप इस संसार के सबसे मूर्ख लोग हैं। आपकी लड़की मुझे पसंद है, लेकिन जब तक आपसे ज्यादा मूर्ख लोग मुझे नहीं मिल जाते और मैं ये नहीं समझ जाता कि इस दुनिया में आप लोगों से ज्यादा बेवकूफ लोग भी रहते हैं, तब मैं आकर आपकी बेटी से शादी करूंगा। और वो वहां से चला गया। उसके जाते ही हरिहर के घर रमेश के साले का लड़का पहुंचा। वो रमेश के कहने पर तितली से रिश्ता लेकर आया था। वो अपनी गाड़ी में हरिहर परिवार के लिए अखरोट लाया था, जिन्हें गाड़ी से निकालना चाहता था। एक एक करके अखरोट को निकाल रहा था। अगर आप अखरोट गाड़ी से निकालना चाहते हैं तो उसे किसी टोकरी में भरकर एक साथ निकाल दीजिए। अरे वाह, तुम तो बहुत होशियार हो। पर ये अखरोट तितली के लिए हैं। मैं रिश्ता पक्का करने आया हूँ, पर वो नजर नहीं आती। उसके ऐसा कहते ही हरिहर चला गया और कुछ ही देर में नचनिया के रूप में नाचने लगा, जिसे देखकर साला बहुत खुश हुआ। अरे, मेरी तरफ से तो शादी पक्की हो गई, लेकिन याद रखना, बारात का स्वागत नचनिया ही करेगी। हाँ। अरे आप परेशान क्यों होते हैं? सब हो जाएगा। आप घर के अंदर चलिए, बस मैं आता हूँ। साला अंदर गया तो उसे आंगन के बीचों बीच एक पेड़ लगा हुआ नजर आया। वो बार बार पेड़ पर चढ़ता और फिर उतर जाता। उसे ऐसा करते देख आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं अपने परिवार वालों के लिए फल तोड़ना चाहता हूँ, किंतु मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा हूँ। आप पेड़ के थोड़ा ऊपर चढ़कर जोर से पेड़ को हिलाएं, तो फल नीचे गिर जाएंगे और आप उन्हें ले सकते हैं। साला बड़ा खुश हुआ कि वो जिस लड़की से विवाह करना चाहता था उसके पिता इतने होशियार थे। उसने बिना सोचे समझे शादी के लिए हाँ कर दी। इस बार भी शर्त एक ही थी, बारात का स्वागत नचनिया को करना था। अगले महीने गांव में गाजे बाजे के साथ बारात आई, लेकिन गांव के बाहर ही रुक गई। बारात का स्वागत करने के लिए हरिहर अपने सभी रिश्तेदारों के साथ वहीं खड़ा था कि तभी दूल्हे ने खबर भिजवा दी कि जब तक नचनिया उनके स्वागत के लिए नहीं आएगी वो लोग नहीं आएंगे। शादी का मुहूर्त निकला जा रहा था। बेटी की शादी का सवाल था। हरिहर के पास बिल्कुल समय नहीं था। हरिहर ने भी आओ देखा न ताओ, सामने खड़ी पत्नी को किनारे ले गया, अपने कपड़े पत्नी के साथ बदले और कमर मटका मटका कर नाचने लगा। कमाल की बात थी कि रमेश के सिवा किसी को नहीं पता था कि ये नचनिया है कौन। खैर, इसी तरह से बारात हरिहर के घर तक पहुंची। लड़के को अभी भी भरोसा नहीं था कि वो नचनिया हरिहर था। उसने फिर एक बार नाच देखने की गुजारिश की। हरिहर को फिर लहंगा चोली पहनकर नाचना पड़ा। अब लड़का हरिहर के नाच का दीवाना हो गया था। उसने फिर ऐलान कर दिया, शादी इसी शर्त पर होगी कि ये नचनिया मेरे साथ मेरे गांव में रहेगी। हाँ। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? ये नहीं हो पाएगा। तुम्हें अपनी पत्नी के साथ जीवन बिताना है। उस नचनिया का वहाँ पर क्या काम? देखिए पिताजी, मैंने आपकी हर बात मानी है। दहेज में 1 रुपया भी नहीं लिया, लेकिन ये मेरी आखिरी शर्त है। और वो शर्त ये है कि अगर आप अपनी बेटी के साथ नचनिया को भी भेजेंगे तभी ये विवाह होगा। हाँ। हरिहर को जब कुछ भी समझ में नहीं आया तब हरिहर बोला, ठीक है दामाद जी, तुम्हारी जैसी मर्जी। अपनी बेटी के लिए हम ये भी कर लेंगे। नचनिया तुम्हारे साथ जरूर जाएगी। हरिहर की बात सुनकर रमेश दौड़ता हुआ हरिहर के पास आया और उसे कोने में ले जाकर बोला, अरे हरी, अरे तुम क्या कर रहे हो? हैं? कोई नहीं जानता, लेकिन मुझे तो पता है ना कि वो नचनिया कौन है। भला तुम ससुर होते हुए अपनी बेटी के साथ जाओगे? जैसी भगवान की मर्जी। अब शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए।
जल्दी से जल्दी विवाह संपन्न हो जाना चाहिए। विवाह होने के बाद तितली के साथ नचनिया के रूप में हरिहर की भी विदाई हो गई। घर पहुंचकर हरिहर को एक कमरे में ठहरा दिया गया। रात को दूल्हे का पिता नचनिया बने हरिहर के कमरे में पहुंचा, जहां गर्मी में बेहाल हरिहर सो रहा था और उसके खर्राटों से पूरा कमरा थर्रा रहा था। वो उल्टे पैर वापस भागे। उन्हें सब समझ आ गया था। गांव में सुबह की चाय से ज्यादा चर्चा इस बात की होने लगी कि अरे तितली की शादी के साथ जो है उसका बाप भी विदा हो गया भैया है। लोग हंसते हंसते लोटपोट थे, लेकिन ससुराल में माहौल थोड़ा अलग था। दूल्हे के पिता, जिनकी मूंछें एकदम टीवी के एंटीना जैसी खड़ी रहती थीं, अब नीचे लटक रही थीं। बेटा तुमने किया है तो भुगतो भाई अब है? पर ये ससुर अगर अगले हफ्ते तक हमारे घर में लहंगा पहनकर घूमता रहा तो हमारे खानदान का नाम बदनाम हो जाएगा बेटा। उधर हरिहर सुबह उठकर नहाया, फिर हल्का सा लहंगा झाड़कर बाहर निकला। आज क्या बना है बहू? मैं तो सुबह सुबह एक कत्थक कर ही दूं। तितली ने धीरे से कहा। पापा आप अब नचनिया मत बनिए, अब तो मैं बहू बन गई हूँ और अब आप तो ससुर है ना। अब बिटिया, जिस दिन तेरी शादी पक्की हुई उस दिन से मैं तेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन अब ये नचनिया बनना मेरे बस से बाहर है। कमर में चक्कर आ रहे हैं और ये बिंदी भी आंख में चुभ रही है। तभी पीछे से आवाज आई। बात तो सच्ची है। दूल्हा खड़ा था, चेहरे पर पछतावे की छाया और हाथ में एक रसीद। अब मैंने गलती कर दी, माफ कर दो नचनिए, मतलब ससुर जी। आप जैसे कलाकार को तो मंच मिलना चाहिए, ना कि मेरी छत के नीचे जालिम ससुर बनकर रहना। अब आप वापस अपने गांव जाइए, लेकिन एक बात बोलूं। क्या बेटा? अगर आप स्वर्ण लता के नाम से सोशल मीडिया अकाउंट बना लो तो जो है करोड़ों फॉलोअर्स मिल जाएंगे आपको। हरिहर मुस्कुराया, नाक से घूंघट उठाया और बोला, फॉलोअर्स का क्या है, लेकिन अब मैं बस अपने असली रूप में जीना चाहता हूँ, मूर्ख हरिहर के रूप में। वैसे भी मूर्ख कहलाने में एक सुकून है, जिम्मेदारी नहीं होती। गांव लौटते वक्त कहाँ गए थे नचनिया जी हैं? अरे शादी कराने गया था, अपनी बेटी की नहीं, अपनी बेवकूफी की। अब तो यही समझो, जहाँ अकल काम ना आए वहाँ नाच काम आता है।